आज जिस फ्रीडम फाइटर की हम बात करने वाले, इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किसी और की पर्सनालिटी नहीं रही है। कुछ लोग इन्हें वीर कहते हैं यानी ब्रेव कहते हैं, जिससे मैं सहमत हूँ। कुछ लोग इन्हें डरपोक कहते हैं और कुछ लोग जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं इन्हें गद्दार भी कहते हैं। मेरा काम है अब तक फैक्ट्स लेके आना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसी सीरीज़ के 3 वीडियो बनेंगे। सबसे पहले में हम जानेंगे वीर सावरकर जी के लाइफ के बारे में। सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में जो स्थित है, उनमें उनका टाइम कैसा गया है, उन्होंने क्या क्या किया है, उन पर क्या क्या यातनाएं हुई है। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कंट्रोवर्सीज कि क्या उन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं और क्या वो कंट्रोवर्सीज की फैक्ट है। मेरा काम है अब तक फैक्ट लेके आना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं इनकी लाइफ से। तो चलिए बात करते हैं वीर सावरकर जी के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, जन्म इनका हुआ 28 मई 1883 भागुर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, महाराष्ट्र। इनके पेरेंट्स का नाम था दामोदर सावरकर और राधाबाई सावरकर। इनके 2 भाई और 1 बहन थी। सबसे बड़े भाई का नाम था गणेश सावरकर, जिनको प्यार से लोग बाबा राव भी कहते थे। उनके दूसरे भाई का नाम था नारायण सावरकर और इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था मैना। बड़े भाई के साथ यानी बाबा राव के साथ 1903 में इन्होंने स्थापना की नासिक में एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम उन्होंने रखा मित्र मेला। देखिए, ये मित्र मेला एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, यानी एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इनका मेन काम था ब्रिटिश राज को फेंक देना, ओवरथ्रो करना और यहाँ पर एक संपूर्ण स्वराज स्थापित करना। यही मित्र मेला आगे जाके 1906 में बन गया अभिनव भारत। रही बात वीर सावरकर जी की, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की है फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि स्थित है पुणे में। और ये काफ़ी हद तक लोकमान्य तिलक से इन्फ्लुएंस थे और ऐसा कहा जाता है कि ऑपोजिटली एंड रेसिप्रोकली लोकमान्य तिलक भी ये यंग स्टूडेंट से काफ़ी जो है इम्प्रेस हुए थे। और लोकमान्य तिलक जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्कॉलरशिप जो है इनको दिलाने में मदद की थी, जिसकी वजह से ये आगे जाके लंदन में जाके अपना लॉ यानी बैरिस्टर कर सके। तो यस, वीर सावरकर जी ने लंदन से अपना जो है लॉ किया था। तो वो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, इनको लॉ के बारे में पूरी नॉलेज थी क्योंकि वो लंदन में जाके पढ़े थे। चलिए बात करते हैं उनके लंदन के टाइम के बारे में। हर पॉलिटिकल लीडर की तरह वीर सावरकर जी का भी सपना था एक आज़ाद भारत देखने का। तो इसीलिए एक कहावत है, वंस इन इंडियन ऑलवेज इन इंडियन। आप किसी व्यक्ति को इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर से इंडिया को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इनके केस में भी ये सच था। वहाँ लंदन में जाके भी इन्होंने अपनी जो रिवॉल्यूशनरी मीन्स है यानी जो ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग है वो जारी रखी। अपने आप को एसोसिएट किया इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से। फ्री इंडिया सोसाइटी का फाउंडेशन किया था मैडम कामा ने। किसी एक वीडियो में हम उनकी भी लाइव कवर करेंगे कि मैडम भिकाजी कामा कौन थे। वहाँ पर लंदन में वीर सावरकर जी ने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद ही एक राइटर थे, पोएट थे। तो उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स पब्लिश की और उस बुक में उन्होंने संपूर्ण स्वराज्य मांगा, वो भी रेवोल्यूशनरी मीन से। उनको पता था कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में साफ किया था कि हमें रेवोल्यूशनरी मीन से ही जो है आज़ादी मिलेगी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारे 1857 के अपराइजिंग पे बेस्ड था। इस बुक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अगर मैं बात करूं वीर सावरकर जी की, तो एक इटालियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम था गिसिपे मेज़िनी। इनके लाइफ से बहुत हद तक ये इंस्पायर्ड थे और इन्फ्लुएंस थे। देखिए, गिसिपे मेज़िनी एक इटालियन नेशनलिस्ट लीडर थे जिनका इटालियन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनको फादर ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है। उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट की थी वीर सावरकर जी ने। जब वो पढ़ रहे थे लॉ, तो उन्होंने अपने एक साथी मदन लाल डिंगरा जो उनके साथ थे, उनको भी काफ़ी हद तक जो है इंस्पायर और इन्फ्लुएंस किया था वीर सावरकर जी ने। और 1909 में मदन लाल डिंगरा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था विलियम हट कर्जन वाइली, इसका जो है असासिनेशन यानी खून कर दिया। तो जब इनको फांसी दी जा रही थी तब ऐसा कहा जाता है कि इनके जो अंतिम शब्द थे वो भी वीर सावरकर जी ने दिए थे। और इस असासिनेशन में जब विलियम हट कर्जन वाइली जो मारे गए, ऐसा कहा जाता है कि उस असासिनेशन में जो बंदूक यूज़ हुई थी वो भी सप्लाई की थी वीर सावरकर जी ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसे भी एविडेंस आए थे कि इन्होंने अपने टाइम में, लंदन के टाइम में 20 हैंड ब्राउनिंग गन
जो है सप्लाई की थी, जिसमें से एक गन यूज़ हुई थी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे AMT जैक्सन, उनका खून करने के लिए जो है यूज़ की गई थी। तो ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एविडेंस मिला था कि 20 बंदूक इन्होंने सप्लाई की है, जिनमें से एक यूज़ हुई थी उस टाइम के नासिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खून करने के लिए, जिनका नाम था AMT जैक्सन। देखिए, अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकी चाल समझ आ रही थी। तो लंदन में मिले एविडेंस के बाद सावरकर जी को अपना जो है अरेस्ट इवेड करना था, यानी उससे बचना था। तो टेम्परेरीली वो शिफ्ट हो गए पेरिस में मैडम कामा के घर पर। उनके काफ़ी सारे दोस्तों ने एडवाइस किया कि आप लंदन मत जाइए, बट फिर भी वो लंदन गए। ही रिटर्न टू लंदन। 13 मार्च 1910 को लंदन से वो अरेस्ट होते हैं। उन पर मल्टीपल चार्जेस लगाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स यानी बंदूक हथियार सप्लाई करने का, और बैंड बुक्स यानी उसी टाइम उनके पास इतनी सारी किताबें थे उनकी खुद की ही, जो कि बैंड थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था। उन पे ये भी आरोप था कि ये जो है एक वॉर यानी कि एक जंग छेड़ रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, और उन पे सेडिशियस स्पीच यानी भड़काऊ भाषण करने का भी उन पे आरोप था। तो इसी वजह से ब्रिटिशरों ने उनको अरेस्ट कर लिया 13 मार्च 1910 को। उन्होंने इंडिया में भी क्राइम किया था, उन्होंने मतलब लंदन में भी क्राइम किया था। तो ब्रिटिशरों ने डिसाइड किया कि इनका जो ट्रायल है यानी इनकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो हम इंडिया में करेंगे, क्योंकि वो अपने खुद के घर पे कुछ ज़्यादा चाहते नहीं थे कुछ करना। तो उन्होंने उनको लाने के लिए एक कमर्शियल शिप जिसका नाम था SS मौर्या, उसमें उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ SS मौर्या में जो है उनको भेजा इंडिया में। रास्ते में जब वो शिप रुकी मार्सेल में, जो कि स्थित है फ्रांस में, मेडिटेरेनियन सी में। मार्सेल में उन्होंने क्या किया कि उस शिप के जो पोर्ट होल यानी जो विंडो है उसमें से जंप कर दिया पानी में। तैर के गए किनारे पर, और किनारे पर उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटीज से कहा कि मैं यहाँ पर अरेस्ट हुआ हूँ, मैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, मुझे एक असाइलम दी जाए, एक रेफ्यूज दी जाए। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको वापस हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पुलिस को। और अब उनका जो एक भागने का जो जरिया था वो भी ख़त्म हो चुका। वो अराइव होते हैं मुंबई में। मुंबई आते ही उनको शिफ्ट कर दिया जाता है यरवड़ा सेंट्रल जेल, जो कि स्थित है पूना में। यहाँ पर जो है उनकी एक स्पेशल कार्रवाई यानी स्पेशल ट्रिब्यूनल शुरू होती है। 10 सितंबर 1910 को ये केस जो है शुरू होता है और ये चलता है 4 जुलाई 1911। इस बीच उन पे आरोप लगता है कि AMT जैक्सन, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक डिस्ट्रिक्ट के, उनकी हत्या में असिस्ट करने के लिए, उनकी हत्या में सपोर्ट करने के लिए उन पे आरोप था। उन पे ये भी आरोप था कि किंग यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का जो एम्परर था उसकी बात ना मानने का। और स्पेशल ट्रिब्यूनल इस नतीजे पे आती है कि उनको 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 2 जो है उनको सज़ा मिलती है, 25 साल की उम्र कैद जिसे हम कहते हैं, 2 उम्र कैद दी जाती है। और ये उम्र कैद एक के बाद एक सर्व करनी है, एक साथ नहीं कर सकते। यानी आप टोटल सोचिए, उस टाइम पर विनायक दामोदर सावरकर की उम्र थी 28 साल, उनको 50 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली, और वो भी कोई नॉर्मल जेल नहीं, वो मिली पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम है काला पानी, जिसको उस टाइम पर कहते अंडमान निकोबार आइलैंड का, उस टाइम पर उसको कहते थे सेल्यूलर जेल, और उनको कर दिया ट्रांसफ़र सेल्यूलर जेल में। देखिए, काला पानी की सज़ा यानी सेल्यूलर जेल में स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जो टाइम रहा है वो 1911 से लेकर 1921 10 साल रहा है। हम इसी सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में बताएंगे सेल्यूलर जेल में क्या क्या हुआ था और कैसा है सेल्यूलर जेल। सेकेंड में 1921 को उन्हें शिफ्ट कर दिया गया रत्नागिरी के जेल में। रत्नागिरी के जेल में 1922 में उन्होंने एक बुक लिखा, हिंदुत्व, इट इज़ नोन एज एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व टर्म बनाया था चंद्रनाथ बासु ने, लेकिन इस पे जो अपनी हिंदुत्व की थियोरी थी वो लिखी थी वीर सावरकर जी ने। 1922 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इनको 6 जनवरी 1924 को रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इनको एक आदेश दिया गया था कि आप रत्नागिरी के बाहर नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ही वॉज द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल। इसी दौरान जो ब्रिटिश थे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको एक बंगला दिया था और वहाँ पे विजिटर्स अलाउड थे। इसी दौरान महात्मा गांधी, डॉक्टर BR आम्बेडकर इनसे मिलने आए थे। नथुराम गोडसे जो उस टाइम 19 ईयर्स के थे, 1929 में नथुराम गोडसे जो है वीर सावरकर जी से मिलने आए थे, और यही नथुराम गोडसे ने आगे जाके 1948 में गांधी जी को असासिनेट कर दिया था, मार दिया था। इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश की थी, हिंदू महासभा, इसके जो ये लीडर थे।
इन्होंने हिंदू महासभा के लीडर के तौर पे खुलेआम पे क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका विरोध किया था। देखिए, इनका थिंकिंग ये था कि अगर हमारे इंडियन सोल्जर वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेंगे तो हमें ट्रेंड सोल्जर्स मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पर लड़ने में काम आएंगे। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, जो आगे जाके रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने ही एक्नॉलेज किया था कि इनकी क्विट इंडिया मूवमेंट के पे इन्होंने कहा था कि स्टिक टू योर पोस्ट, आप जो भी पोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हो उसमें रहिए, आप सीखिए उनके तौर तरीके और यही हम यूज़ करेंगे हमारे खुद के फ्रीडम के लिए। इसलिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अपने हाथ जोड़ अपना मुस्लिम लीग के साथ संगठन बनाया था और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। देखिए क्या हुआ था, 1937 में ब्रिटिशरों ने इंडियन जो सोल्जर्स है उनको बिना पूछे उनको वॉर के लिए तैयार करने लग गए, जिसका विरोध उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो ज़ोरों शोरों से कर रही थी। तो 3 जगह पे इन्होंने रेजिग्नेशन डाल दी है, NWFP जिसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध। तो ये तीनों जगह बिकॉज गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिल के गवर्नमेंट बनाई और ये गवर्नमेंट उन्होंने चलाई थी। देखिए 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। इसी के चलते नथुराम गोडसे जो थे वो हिंदू महासभा के भी पार्ट थे, वो अपना पेपर भी चलाते थे और उसी कंपनी में सावरकर जी ने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो इसी सब कनेक्शन के डाउट पे इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे अरेस्ट किया गया था अपने घर से 5 फरवरी 1948 को, और इनको डिटेन किया गया था आर्थर रोड जेल में। हालांकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला नहीं था कि ये इन्वॉल्व थे, बट ऐसा कहा जाता है कि 30 जनवरी से पहले 23, 24 या 25 जनवरी के अराउंड नथुराम गोडसे उनसे मिलने आए थे उनके घर पर, बट ये सब कोई एविडेंस नहीं है। तो इसी बेसिस पे इनको जो है छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। इनको छोड़ दिया गया और इनको फिर से अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि ये हिंदू नेशनलिस्ट स्पीचेस देते थे। इनको भड़काऊ भाषण के तहत वापस इनको अरेस्ट कर दिया गया। लहानपणापासून मी बघते शिकत आल्या तो त्याच्या अर्ध्या युवारंगाने विच्छिन्न होऊन गेलेला, फाडून टाकला गेला, दोन तुकडे झालेले, एक कसा दुसरा पाकिस्तान भारताचा, रोड रेडिओवर सत्य का डेव्हलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यात खाल्लं गेला तुमचं वाटतं, व्हॉट इज दिस पाकिस्तान, व्हॉट इज दिस स्टेट, हू क्रिएटेड दिस, हिंदूज क्रिएटेड, इंग्लंड डिड नॉट क्रिएट इट, Boston could not have created it. You Hindus did create it. With your own willingness, you signed the contract and you created it. ही चुकी झाली हे जर ध्यानात आलं तर मी तुम्हाला सांगतो अजून वेळ गेली नाही, पण चुकी झाली हे ध्यानात जर आलं नाही तर मात्र अजून सत्यानाश याईपेक्षा भयंकर पुढे ठेवलेला आहे. एका कोपऱ्यातला हिरवा रंग, दुसऱ्या कोपऱ्यातला हिरवा रंग हा सगळा हिंदुस्थान हिरवा करून टाकणार आहे, हे तुम्ही ध्यानात करा. 10 वर्षाच्या आधी महाप्रत्याला 10 वर्षाच्या। और ऐसा कहा जाए तो 1960 तक ये प्रिजन में ही थे, यानी इधर उधर कोई भी कारणवश किसी जेल में ही थे। 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी का देहांत हो गया जिनका नाम था यमुनाबाई। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने खाना पीना और मेडिसिन सब कुछ त्याग दिया और इसको इन्होंने नाम दिया था आत्मर्पण। और इन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, आत्महत्या ना ही आत्मर्पण, ये मराठी में एक आर्टिकल पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में। इसी चलते इनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई, इतने वीक हो गए थे कि 26 फरवरी 1966 को सुबह 11:10 पर वीर सावरकर जी का देहांत हो गया उन्हीं के घर में, दादर में, जो कि स्थित है शिवाजी पार्क पे। हालांकि गांधी जी के असैसिनेशन बाद इनके घर पे पथराव भी हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें बीच में हुई थी, लेकिन सब कुछ कवर कर पाना एक छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इनकी लाइफ सेल्यूलर जेल में, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में जो स्थित है, काला पानी की सज़ा। और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्सीज। तो ये था पार्ट 1 हमारे वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया सावरकर जी के लाइफ के बारे में। सेकंड पार्ट में जैसे मैंने बताया सेल्यूलर जेल, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्सीज के बारे में। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे पार्ट 2 में। जय हिंद।